भगवान गौतम बुद्ध की जयंती अथवा बुद्ध पूर्णिमा, हालांकि बुद्ध पूर्णिमा तो 12 मई को हुई, वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा अलग अलग बुद्धिस्ट राष्ट्र में अलग अलग तारीख को होती है। सभी बुद्धिस्ट देशों में 12 मई को नहीं होती। कुछ देशों में वो 13 मई को भी होती है और कुछ देशों में 11 मई को भी होती है। नेपाल और भारत, इन दोनों देशों में वो 12 मई को होती है। जापान ऐसे देश में वो 13 मई को होती है। 12 मई तो हो गई और हमारे नागपुर के साथियों ने बुद्ध जयंती के मौके पर ये आज का ये सभा का आयोजन किया। वैसे बुद्ध जयंती कोई राजनीतिक दल कभी नहीं करता। मुझे नहीं लगता नागपुर में किसी राजनीतिक पार्टी ने बुद्ध की जयंती को एक कार्यक्रम के रूप में मनाया हो। बीआरएसपी ने इसके पहले भी बुद्ध जयंती को लेकर कई प्रोग्राम का आयोजन किया और इस साल सीधे अपने चंद्रमणि नगर में एक जाहिर सभा का आयोजन किया। इसके लिए हमारे नागपुर के साथियों को मैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस सभा के लिए मैंने एक नई अतिथि वक्ता के रूप में हमारे पुराने साथी, मूवमेंट के साथी, हालांकि वारकरी संप्रदाय ये भी एक समाज प्रबोधन का अनूठा हिस्सा है, एक उसका अविभाज्य घटक है। जिन्होंने जाति वर्ण भेदाभेद जो छुआछूत के ऊपर कड़ा प्रहार किया, चाहे इस जाति प्रथा के, वर्ण प्रथा के खुद ज्ञानेश्वर के शिकार रहे, नामदेव जी भी शिकार रहे, कई सारे साधु संत भी शिकार रहे, क्योंकि उन्होंने भी उन प्रथा को रोकने का काम किया था। ऐसे हमारे वारकरी संप्रदाय के साथी ब्रह्मकीर्ति महाराज, इनको मैंने आज के मीटिंग के लिए इनवाइट किया था और उनकी बातें सुनकर आपको एक नई दिशा मिली होगी। बाबा साहब की मूवमेंट, बुद्धिज्म की मूवमेंट या सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट, वो सिर्फ एक दिशा से नहीं चलती है, उसके मल्टी डायमेंशंस है, उसके अलग अलग रूप है और उसी रूप का आज को आपको महाराज ब्रह्मकीर्ति को सुनकर परिचय आया होगा। उनकी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इसलिए उनके वक्तव्य का सम्मान करने के लिए इनका तालियां बजाकर हम स्वागत करें, शुक्रिया अदा करें। बुद्ध जयंती के ऊपर जनरली कोई पब्लिक मीटिंग लेता ही नहीं। बुद्ध विहार में वंदना होगी, छोटा मोटा प्रवचन होगा और बुद्ध जयंती के मौके पर ज्यादा से ज्यादा बड़ी रैली होगी, प्रोसेशन होगा। इससे ज्यादा बुद्ध
पूर्णिमा के ऊपर चाहे तो कीर्तन होगा, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं होता। लेकिन 12 मई को बोधगया में क्या हुआ, इसको अगर हम अपनी नजर के सामने लाए तो 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन वहां के कितने बंदियों को उठाया गया, उनको अरेस्ट किया गया और बोधि विहार मुक्ति आंदोलन चलाने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर परेशानियां खड़ी की गई। ये 2-4 दिन पहले की बात है। हम इतिहास की बात करें तो बहुत लंबा जाना पड़ता है, हम वर्तमान की ही बात करते। 12 मई को अभी तक 10 दिन नहीं हो गए, 7-8 दिन हो गए। सवाल यह है कि जिस देश का पंतप्रधान जब युद्ध के बादल पूरे देश और दुनिया के ऊपर मंडराते हैं तो बुद्ध की भाषा बोलते हैं, बुद्ध की भाषा को सामने रखते हैं। और जिस देश का पंतप्रधान बुद्ध की भाषा बोलता है, उसी देश के पंतप्रधान के देश में बौद्ध मंत्र के ऊपर, भिक्षुओं के ऊपर बुद्ध जयंती के दिन पर ही बोध गया जैसे शहर में हमले होते हैं। उसी देश के पंतप्रधान के देश में बुद्ध जयंती के दिन पर ही हमले होते। किसके ऊपर? सोचो, पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हमले हो गए, हम समझते हैं। लेकिन पूरी अनुशासन के साथ और शांति के साथ बोध गया मुक्ति आंदोलन का आंदोलन चलाने वाले मंक्स एंड सिविल एक्टिविस्ट, उनके ऊपर उसी दिन ही वो आंदोलन छुड़वाने का प्रोग्राम शुरू होता। सवाल यह आता कि एक तरफ से बुद्ध के नाम से दुनिया को दुहाई देने का और बुद्ध के विचार के लिए चलने वाले आंदोलन को कुचल देने का, ये अगर इस देश के फितरत में लिखा है, इस देश के चलाने वाले लोगों की मानसिकता है, उनकी नीति है, तो हमारे नागपुर में जैसे अनेक बुद्ध विहार है, उन बुद्ध विहारों में आप बुद्ध जयंती के दिन पर आप बुद्ध वंदना करेंगे, पंचशील को ग्रहण करेंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग को ग्रहण करेंगे, बुद्ध की महानता गरिमा के बारे में बातें करेंगे। और उसी दिन आपके शासक लोग क्या करते हैं, ये शासक लोग जो करते हैं, क्या उसके बारे में हमें समझ में नहीं आता? क्या उसके बारे में पता नहीं चलता? हमारे ब्रह्मकीर्ति जी ने सम्राट अशोक का नाम बड़े गौरव के साथ लेते हुए, जिन्होंने अपना लड़का और लड़की को विदेश भेजकर बुद्धिज्म को दुनिया में फैलाने का काम किया, हमारा ये सवाल होना चाहिए, अगर वही सम्राट अशोक अगर सम्राट नहीं होता तो ये काम शायद नहीं कर पाता। वो सम्राट था इसीलिए ही वो काम कर पाया। अगर वो सम्राट नहीं होता तो इतनी बड़ी ताकत ना उनके पास होती, ना उनकी शक्ति होती। इसलिए विचार का होना जितना जरूरी है, उतना विचार के साथ ताकत का होना बहुत जरूरी है। अगर विचार के साथ ताकत नहीं है तो उस विचार की कोई अपनी औकात नहीं है, उस विचार की कोई अपनी अहमियत नहीं है। वो हमारे महाराज जी ने बताया, वो सज्जन आदमी ऐसा है जिस सज्जन आदमी को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी बीमार है, कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी मर गया, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सज्जन लोगों का जैसे लेना देना नहीं है, वैसे जिस विचार के पीछे कोई ताकत नहीं है, उस विचार की कोई अहमियत नहीं है, उस विचार की कोई कीमत नहीं है। और इसीलिए आज
बुद्ध जयंती के मौके पर बीआरएसपी का यही सवाल है कि आप सभी लोग तो मानते हो कि बुद्ध का विचार दुनिया में श्रेष्ठतम है, लेकिन क्या उसके पीछे वो रिक्वायर्ड ताकत है? क्या उसके पीछे वो रिक्वायर्ड बैकिंग है? और अगर बैकिंग नहीं है तो आपके विचार की क्या अहमियत है? जरा अंदाजा लगा दो। 12 मई को बोध गया में आपके बौद्ध भिक्षु के ऊपर पुलिस कार्रवाई क्यों करती है? क्या इसका जवाब दे पाएंगे आप लोग? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हमें एक तरफ से ही अपनी मूवमेंट, अपने आंदोलन, अपना धर्म और अपनी मूवमेंट की गतिविधियां समझने की अकल डेवलप हो चुकी है। वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है, वो एक तरफा, और एक तरफा होने के कारण हमें इतना इसका कि बुद्ध विहार में जाओ और चलो बुद्ध विहार का नारा लगाओ। ऐसे अनेक बुद्ध विहारों में जाकर आप चलो बुद्ध की ओर ऐसा नारा लगाओगे तो आप समझते हैं क्या बुद्ध विचार का भारत पैदा होगा? अरे बुद्ध विचार का भारत अगर पैदा करना है तो तुम्हें दूसरा सम्राट अशोक पैदा करना पड़ेगा, तब वो होगा। सम्राट अशोक का मतलब राजा नहीं है, वो ताकत पैदा करनी होगी। राजा महाराजों का पीरियड चला गया, राजा महाराजों का इतिहास पीरियड हो गया। अब उससे राजा महाराजों से बात नहीं बनती। जिस संविधान के हमारे महाराज की बात कर रहे थे, उसी संविधान में बुद्धिज्म के कई प्रिंसिपल है, सैद्धांतिक रूप से बहुत सारे हैं। क्या उनकी हालत है? उनकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि उन विचारों के पीछे कोई ताकत नहीं है। बीते हुए समय के नायक अम्बेडकर, लाला साहब, उनके नाम की दुहाई देकर आप कहेंगे सब कुछ ठीक होगा, तो ये भी अपने आप की एक बड़ी भारी कमी है, बड़ी भारी कमी है। और ये जब बड़ी भारी कमी को देखते हैं तो वो कमी को दूर करने के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। हमारे सॉल्यूशन के लेवल पे हम बहुत कम सोचते, उस दिशा में सोचते ही नहीं। और नागपुर में तो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या। क्या बड़ी समस्या? बड़ी समस्या यह है कि नागपुर में मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोग अपने सर्विस में से रिटायर होते तो अम्बेडकरवादी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियां में शामिल होते हैं। कोई कांग्रेस में शामिल होता, कोई एनसीपी में शामिल होता। जब तक सर्विस में है तब तक बाबा साहब का नारा लगाते, और सर्विस में रिटायर जब होते तो बाबा साहब का आंदोलन इसका त्याग करके बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या मिलता है उनको? क्या मिलता है? मौका परस्त लोगों को वैसे भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लेने वालों को भी पता होता है ये मौका परस्त लोग है। मौका परस्त लोगों की मैं मिसाल देता हूं। इसी विदर्भ से बड़ोले नाम के एक मंत्री हुए, सर्विस में थे, तब तक कट्टर अम्बेडकरवादी रहे। सर्विस से रिटायर हो गए तो बीजेपी ज्वाइन किए। बुद्धिस्ट आदमी सर्विस से रिटायर होता है तो बीजेपी ज्वाइन करता, चुनाव लड़ता, एमएलए बनता, मंत्री बनता। दूसरी बार टिकट नहीं मिला तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाता। जब तक वो सर्विस में है तब तक अम्बेडकरवाद की बड़ी फिक्र है, बुद्धिज्म की बड़ी फिक्र है। और जैसे सर्विस से बाहर निकलते हैं तो बड़ी बड़ी दूसरी मनोवादी पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद करते भी क्या है?
मुझे अचरज हुआ, मुझे किसी साथी ने बताया कि बड़े जी पहले बीजेपी में थे, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार मतलब बीजेपी के साथ इनडायरेक्टली है। तो पिछले हफ्ते नागपुर में आए रमेश, सारे यहां के रिटायर्ड बाबू लोग फिर मिलने को गए। जैसे बड़े बीजेपी में थे अभी भूल गए, अभी अजीत पवार के कांग्रेस पार्टी में है, जो बीजेपी की पिछले को पार्टी है ये भी भूल गए। तो ये है पढ़े लिखे लोगों की अकल वाली बात। और ऐसे अकल वाले लोग बड़ी भारी संख्या में नागपुर में से प्रबुद्ध शहर में रहते हैं। जब नागपुर में से प्रबुद्ध शहर के लोगों का, पढ़े लिखे आरक्षण लाभार्थी लोगों का यह हाल है, तो गांव खेड़े में रहने वाला, रोजी रोटी के लिए जिंदगी में तरसने वाला आदमी वो कितनी मुसीबतें झेलता होगा। क्या वो बेचारा बहुत नया मुक्ति आंदोलन की लड़ाई लड़ेगा? क्या अपनी रोज डेली वेज की एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के ऊपर काम करेगा? जब पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो साधारण आदमी कौन सा सबक लेगा? ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। ये उदाहरण का परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि देखो, संविधान का बहाना लेकर चुनाव जीतने का मौका होता है, ऐसे कुछ लोग समझने लगे। यहां नागपुर में कांग्रेस का नेता, उसने कोल्हापुर के एक साथी को, दलित आंदोलन के साथी को फोन किया कि भाई मैं आ रहा हूं उधर, आप संविधान की परिषद लगा लो। 4 दिन पहले मैं कोल्हापुर में था। वो साथी ने मुझे बताया कि एक नागपुर का कांग्रेस दलित समाज का नेता कोल्हापुर में आके हमें कहता संविधान परिषद लगाओ। तो मैंने पूछा भाई तूने क्या कहा? उसने कहा, मैंने उसको यह जवाब दिया कि भाई तू कांग्रेस का नेता है, संविधान परिषद के लिए हमको क्यों फोन करता है? क्या हम लोगों की मजबूरी है संविधान परिषद लेना? और हमारों को इस्तेमाल करके तुम्हारे संविधान परिषद का फायदा क्या? उसने कहा, मैंने उस कांग्रेसी दलित नेता को कहा कि कोल्हापुर में कांग्रेस पार्टी है जिसका पूरे जिले में एक भी एमएलए नहीं है। जिस कोल्हापुर जिले में सारे एमएलए कांग्रेस के होते थे, उस कोल्हापुर जिले में अभी एक भी कांग्रेस का एमएलए नहीं है। तो तुम्हारी ही पार्टी जिंदा करो। और इसलिए कोल्हापुर में जो कांग्रेस पार्टी है उसको आप आदेश करो नागपुर के दलित कांग्रेस के नेता कि उनको कहो कि तुम यहां संविधान परिषद लगाओ। हमें क्यों बताते हो? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी संविधान के साथ जो कमिटमेंट है उसका फायदा उठाने के लिए लोग हर तरह की कोशिश में लगे। ये मौका परस्त है। ये मौका परस्त लोगों को हमने कहना चाहिए कि जाओ और अपने पार्टी के लोगों को बताओ कि उन्होंने संविधान सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए, ना कि दलित बस्तियों में जाकर, ना कि अम्बेडकरवादी बस्तियों में जाकर अम्बेडकरवादी लोगों का इस्तेमाल करना, अम्बेडकरवादी पब्लिक का इस्तेमाल करना और अम्बेडकरवादी लोगों के इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन को करना। इसका कड़ा विरोध करने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, जो कोल्हापुर के लोगों ने दिखाई। नागपुर के लोगों को कोल्हापुर का सबक मिलता। वोट लेना छोड़िए, संविधान सम्मेलन छोड़िए। अब वर्तमान महाराष्ट्र के सरकार में एक सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, सामाजिक न्याय विभाग का मंत्री है, बौद्ध समाज का, औरंगाबाद का है, बौद्ध समाज का, लेकिन पूरी जिंदगी उसकी शिवसेना में गई, बाल ठाकरे के साथ गई।
अभी एक नाथ शिंदे के साथ गुजार रहा। वो सामाजिक न्याय विभाग का मंत्री है और उसी सामाजिक न्याय विभाग के पिछले महीने में करोड़ों रुपए लाडली बहना के लिए इस्तेमाल किए, लाडली बहना के लिए इस्तेमाल किए। जैसी लाडली बहना सारी शेड्यूल कास्ट महिलाएं, ये समझा कि सारे शेड्यूल कास्ट महिलाएं क्या समझकर वो फंड डाइवर्ट किया। महाराष्ट्र में 29 एमएलए है शेड्यूल कास्ट के, उसमें से 9 बुद्धिस्ट है, एक का भी आवाज सुनाई नहीं दिया। जो भी बोलता है चोरी चुपके से बोलता, एक भी ऊंची आवाज में नहीं बोला। बुद्धिस्ट होने का फायदा क्या? ऐसे वायरस नहीं होना अच्छा। इसलिए हमारे ब्रह्म कीर्ति जी ने बताया वारिस कौन होता है? वारिस ना बेटा होता है ना बेटी होता है, वारिस ना जाति का होता है ना धर्म का होता है, और रक्तों का कभी होता ही नहीं। जो आजकल बहुत नारा पीटते हैं कि रक्त में ही वारिस है, रक्त में वारिस है। अरे रक्त में तो बेवारिस ज्यादा नजर आते हैं, वारिस थोड़े नजर आते हैं। वारिस कार्य से होता है, वारिस काम से होता है। और उसकी मिसाल ब्रह्म कीर्ति महाराज ने रखी कि बाबा साहब एक सच्चे रूप में महात्मा फूले के वारिस साबित हो गए, उनके इनहेरिटर साबित हो गए। वो कोई माली जाति के नहीं, न माली समाज में पैदा हुए, न सावित्री की पेट से पैदा हुए। इन बातों को समझना चाहिए। और इसीलिए 29 बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट एमएलए, 9 बुद्धिस्ट एमएलए कोई आवाज उठाने के अवकाश में नहीं है। कौन सा पार्टी का वो सवाल अलग है, लेकिन एक की भी बोलने की हिम्मत नहीं है। वसी हाल से आदिवासी का, आदिवासी के भी 410 करोड़ गए और 25 एमएलए आदिवासी के हैं। आदिवासी मंत्री खुद नरहरी झिलवार ये मंत्रिमंडल में है। आदिवासी शिवसाद बुद्धिस्ट ये लोग अपने मंत्रालय को भी संभाल नहीं सकते, ये लोग अपने मंत्रालय के निधि को नहीं बचा सकते। और इतना ही क्या, केंद्र सरकार की एक योजना थी, केंद्र सरकार उसमें योजना थी। योजना क्या थी? इंटरकास्ट मैरिज जो करता उसको 2.5 लाख रुपए मिलता था। 2.5 लाख रुपए उस परिवार को मिलता था, नया दूल्हा दुल्हन के लिए मिलता था। 2.5 लाख रुपए मिलता था। अभी के मोदी सरकार ने, ये केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय विभाग है उसका भी दलित मंत्री है, उसके 2 राज्य मंत्री दलित है, उसमें एक महाराष्ट्र का अखंड है। वो योजना बंद की। अखंड कहता वो योजना कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं, मुझे बताइए। ऐसे लोग मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो ये बुद्धिस्ट है या दलित है कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे काम नहीं होता, ये सच होता। ये बिल्कुल लायक नहीं होते, यही सच्चाई है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए हैं कि जिस महाराष्ट्र, जिस भारत में बुद्धिज्म को लेकर बात होती है, अब आएगी, मामला आएगा नया तरीके से, मामला आएगा जनगणना के समय में, यही मामला फिर सवाल के रूप में आएगा। और वह सिर्फ बुद्धिस्ट को लेकर आएगा ऐसा नहीं, जब भी जनगणना होनी है, होनी तो है ही, 2028 से पहले होना ही है, इनको करना ही है। इन्होंने बहुत कोशिशें की टालने की, पहले आरएसएस वालों ने की। आरएसएस वालों ने कहा जनगणना का मतलब हिंदू का डिवीजन है और हम हिंदू का डिवीजन होने नहीं देंगे। जो बात गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर के खिलाफ कही थी, वही बात आज के आरएसएस ने ओबीसी जनगणना को विरोध करते हुए इसी नागपुर में कही थी, 2010 में कही थी।
एमजी वैद्य और शेषाद्री, इनके 2 आर्टिकल यहाँ के तरुण भारत में आए थे और उसी लाइन को पकड़कर जनगणना का विरोध करने में आरएसएस अग्रेसर था। लेकिन अभी बदले हुए हालात में, क्योंकि राज्य सरकारों ने अलग तरीके से काम करना शुरू किया, तेलंगाना ने अलग काम करना शुरू किया, बिहार ने अलग काम करना शुरू किया, कर्नाटक ने काम करना शुरू किया, तो केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा। और मजबूर होने से पहले मोदी जी ने भागवत को दिल्ली में बुलाया। उनकी चर्चा करने के बाद दूसरे दिन जनगणना हमारी सरकार करेगी, ये सार्वजनिक रूप से घोषित किया। अभी भी आरएसएस के लोग ये कहते हैं जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन जनगणना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी यही चिंता है कि उसका राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए। विकास के लिए जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल होना चाहिए, बजट एलोकेशन के लिए आंकड़े इस्तेमाल होना चाहिए। एससी एसटी की तो डेटा है, ओबीसी आरक्षण का मामला 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में लोकल बॉडीज को लेकर प्रलंबित पड़ा। जनगणना होनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जो आरएसएस ने चिंता की है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हमें वही डर है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी जमकर करेगी, राजनीतिकरण बीजेपी जमकर करेगी। अरे हाल ही में अपने 26 सैनिक बॉर्डर में मारे गए, 4 आतंकी के बदले में 26 सैनिक मारे गए, तो क्या तिरंगा यात्रा नहीं निकली? और तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोग हर संडे को अपने शाखा में कवायद करते हैं, तो हमारे 26 सैनिक क्यों मरते हैं भाई? ये सैटरडे संडे अपने शाखा के सामने लाठी डंडा इधर उधर घुमाने वाले लोगों को, उनको भी एक बार मौका दो, बॉर्डर पे जाने दो। अपनी इतनी 100 साल की जो मेहनत है उसमें कितना दम है दुनिया को एकदम पता चलने दो। ये अपने रेसी मैदान पे रहेंगे और बेचारे बॉर्डर पे हमारे 26 सैनिक मारे जाएंगे 4 के बदले। कहेंगे युद्ध के समय में सरकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। अरे सरकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये लोकतांत्रिक चारित्र है, हम भी उसका जरूर सम्मान करते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे सैनिक, गोला बारूद, सारा आर्म्स एंड आर्मामेंट पूरे इंडिया में आता रहा, इस देश का बच्चा मरता रहा, सैनिक की शहादत होती गई, क्या उसके जवाब सरकार को नहीं देने चाहिए? और सरकार जवाब नहीं देगी तो अमेरिका में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप आपका बाप है, वो जवाब देगा? कौन जवाब देगा? जवाब सरकार से पूछेंगे नहीं तो किससे पूछेंगे? सरकार में बैठे हुए लोगों को, सरकार के प्रधानमंत्री को, सरकार के मंत्रियों को सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो सरकार में, सरकार से बैठे हुए लोग सवाल अगर पसंद नहीं करते तो अपना मंत्री पद, अपना पंतप्रधान पद छोड़कर अपने घर में चले जाए, उनको जिंदगी में कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। मैं तो मुद्दा कह रहा हूं, तो इन्होंने बीजेपी वालों ने वो हमारी सैनिक कुरैशी इसके जाति का पता किया, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी की, तो ये जनगणना के आंकड़ों को नहीं छोड़ेंगे। आज मध्य प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री, उसने भी अपनी जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, नालायकी है, उसको घोषित किया और फिर उसके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की, तो ये जनगणना को कैसे छोड़ेंगे? जो आरएसएस कह रहा है कि जनगणना का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा दावा
कि बीजेपी सबसे ज्यादा जनगणना का राजनीतिकरण करेगी, अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी। और वो इस्तेमाल करने का तरीका, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के 4-5 टुकड़े करने का प्लान, आदिवासी के 4-5 टुकड़े करने का प्लान, ओबीसी के 4-5 टुकड़े करके आरक्षण के नाम पर आपस में झगड़ते बैठे, यही धंधा बीजेपी वालों का है और उसके लिए जनगणना का इस्तेमाल किया जाएगा। आरएसएस कितनी भी कहे कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी उसका जमकर राजनीतिकरण करेगी। और ऐसा वक्त में महाराष्ट्र में मैंने कहा कि ओबीसी जिस तरह महाराष्ट्र का, क्योंकि बाकी स्टेटों ने अपने काम किए, या पहले फडणवीस मुख्यमंत्री थे, बाद में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुए, बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुए आणि मी पुन्हा आलो म्हणून फडणवीस झाले। 4 मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डायरेक्शन को पूरा नहीं किया, इसलिए 5 साल तक लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं हुआ, 5 साल तक नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन ले लो 2022 के आंकड़ों के आधार पर, 2022 के आंकड़ों के आधार पर। और अगर यहां ओबीसी आरक्षण 2022 के पहले का, उसके आधार पर चुनाव हो गए तो ओबीसी को मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आरक्षण गलत है, तो ओबीसी चुने हुए नगर परिषद के सदस्य, नगर पालिका, महानगर पालिका, झेलपी तालुका पंचायत को उनको फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या खेलो भाई? सुप्रीम कोर्ट को भी ये खेल खेलना था। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहा हूं क्योंकि मैं कानूनी फील्ड का आदमी हूं, इसलिए जानकार हूं। सुप्रीम कोर्ट भी ये 5 साल के बाद खेल खेलना था, तो 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद इलेक्शन लेने से मनाही क्यों की? क्यों आदेश दिया था इंटीरियम ऑर्डर? तो सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी खेल खेलता, कोर्ट खेल खेलते। और जब मैं कोर्ट खेल खेलते ये जब कहला, तो आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट है, उसका एक बेंच ग्वालियर में है, और ग्वालियर हाईकोर्ट के कैंपस में बाबा साहब का स्टैचू बिठाने का तय हो गया था। वहां के चीफ जस्टिस ने उनको ऑर्डर दी थी और उसका इनॉग्रेशन आने वाले 25 तारीख को मध्य प्रदेश के गवर्नर करने वाले थे। सब कुछ सही था, लेकिन कल कुछ वकीलों ने उसका विरोध किया और बाबा साहब के स्टैचू को विरोध किया। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने तो मनों का पुतला बहुत सालों से है, और जब चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश का आदेश देता है, परवानगी देता है, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का कैंपस चीफ जस्टिस के अंदर आता है, किसी मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आता। लेकिन कुछ वकीलों ने विरोध किया, पुलिस कर्मियों को वकीलों ने विरोध किया, और बाबा साहब स्टैचू के जगह आज उन्होंने तिरंगा खड़ा कर दिया। अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं, वहां बाबा साहब का स्टैचू होगा तो बाबा साहब बड़े होंगे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, और स्टैचू नहीं होगा इसलिए बाबा साहब छोटे होंगे ऐसा भी बिल्कुल नहीं मानता। भारत अगर बुद्ध के स्टैचू बिठाना भी बंद करे तो दुनिया बंद नहीं करती है, दुनिया तो बिठाती है। उसी तरह बाबा साहब का स्टैचू पूरे भारतवर्ष में भी बिठाना बंद हो गया तो भी बाबा साहब के स्टैचू दुनिया में बैठना शुरू हो गया, दुनिया बिठाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मानसिकता नजर आती है, मंशा नजर आती है, पॉलिटिकल कवायद उसके पीछे नजर आती है, वहां किसकी ताकत है यह समझ में आता है। और यह जब समझ में आता है तो हमने उसको लेकर गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है।
और ये सोच विचार करने के लिए मैं जो कह रहा था कि ओबीसी के जनगणना के लिए आने वाले जनगणना में पहले ओबीसी का कॉलम होगा या नहीं होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और ओबीसी के नेता लोग भी अनक्लियर, उनको कोई पड़ी नहीं। ओबीसी के नेता लोगों को बीजेपी की सरकार कैसी बचेगी, हम मंत्री कैसे रहेंगे, चाहे भुजबल जी हो चाहे पंकज हो, हम मंत्री कैसे बने बैठेंगे, चाहे पूरे महाराष्ट्र का भीड़ क्यों न हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ओबीसी का कॉलम अगर जनगणना फॉर्म में आएगा ही नहीं तो सवाल ही नहीं आता उनकी जनगणना होगी। और यही मुद्दे के साथ महाराष्ट्र के बहुतों का भी मुद्दा जुड़ा। अगर ये बहुतों की महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की लोक संख्या में अगर जनगणना नहीं हुई तो महाराष्ट्र की संख्या शेड्यूल कास्ट की आज भी 10.5% है। धर्मांतर के पहले वो 16-17% थी। इसका मतलब महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन